ऑफ LLB सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने आर्टिकल 19 के एलिमेंट्स और कुछ प्रिंसिपल्स जो एपेक्स कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया था, डिसाइड किया गया था, उसकी चर्चा की। और आज हम इसके आगे आर्टिकल 19 के क्या स्कोप है, यानी आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, उसके क्या स्कोप है, उसके क्या डायमेंशंस हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्कोप ऑफ फ्रीडम, यानी ये जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस दिया गया है, इसके स्कोप्स क्या है। इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं और जिनके माध्यम से कि एक इसका स्कोप उभर के आता है, तो वो केसेस की हम चर्चा करेंगे। हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू दैट यू कैन राइट ऑल द केसेस इन द एग्जामिनेशन। सारे केसेस आप एग्जाम में लिख सकें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अवेयरनेस के लिए ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले एक 2004 का केस है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये जो केसेस हैं वो क्रॉनिकली ईयर वाइज नहीं है, इसमें टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि कौन से राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए हैं। तो इसमें एक राइट टू नो एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है। इसमें कोर्ट ने राइट टू नो यानी जानने के अधिकार को एक आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज indisputably fundamental right, a facet of speech and expression as contained in article 19(1)(a), यानी 19(1)(a) में जो अधिकार दिया गया है उसका एक रूप है, उस फंडामेंटल मूल अधिकार का ही एक रूप है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार या जानने का अधिकार, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया, डिसाइड किया कि 19(1)(a) का इनसेपरेबल पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसी के कंटिन्यूएंसी में कुछ बातें निकल के आई हैं, या ये कह लीजिए कि रीट्रीट किया सुप्रीम कोर्ट ने। ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड वर्सेस CERC 2009 का केस है। इट हैज बीन सेड दैट इन अ गवर्नमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइक आवर्स, it is elementary that citizens ought to know what their government is doing। यानी जनता का ये अधिकार है कि वो जाने कि सरकार क्या कर रही है, विशेष तौर पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसा कि हमारा, यानी एक डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप में ये कहा जाता है कि जनता जो है वो सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है, क्योंकि सरकार संसद में अकाउंटेबल होती है और संसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनता है। तो जिनको हम चुन के भेजते हैं, MP या MLA, वो हमारे प्रतिनिधि है। तो डायरेक्टली, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आइडियोलॉजिकली जो सरकार है उसका जो मालिक है वो जनता है, और इसलिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। तो सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, इसे जानने का अधिकार है जनता का, और जो कि एक फंडामेंटल राइट है। सेकेंड पैराग्राफ जैसा कि आप देख रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ एन ओपन गवर्नमेंट इज सेड टू बी द डायरेक्ट इमेनेशन फ्रॉम द राइट टू नो और द राइट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड टू डिसेमिनेट इट। तो गवर्नमेंट की जो ओपन गवर्नमेंट जैसा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें राइट टू नो एक डायरेक्ट इनमेशन है, यानी एक तरह का आपका हस्तक्षेप है कि आप सरकार से ये जान सकें कि आपको क्या जानना है और सरकार क्या कर रही है। एक केस सहारा वर्सेस सेबी का 2012 में डिसाइड हुआ। इसमें इसका एक स्कोप निकल के आया कि राइट टू द एग्जामिनी ऑफ हैव एक्सेस टू इवेल्युएट स्क्रिप्ट्स। इट हैज बीन
contended that the examinee has the right to inspect the answered script and denial thereof would be violated of his rights secured by Article 19(1)(a) read with the Right to Information Act 2005। 2005 का जो इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके अंतर्गत एक किसी भी एग्जामिनी को, यानी जिसने परीक्षा दिया है, उसको ये जानने का अधिकार है कि उसके जो आंसर्स हैं वो किस ढंग से चेक हुए और उसको क्या मार्क्स मिले। गलत चेक हुए या सही चेक हुए इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसे ये अधिकार जरूर है कि जो आंसर उसने दिए वो किस प्रकार से चेक किए गए। ये इसके प्रोविजंस है कि इट हैज बीन कंटेंटेड दैट एग्जामिनी हैज द राइट टू इंस्पेक्ट, यानी जो परीक्षार्थी है उसको ये इंस्पेक्ट करने का, उसको ये निरीक्षण करने का अधिकार है द आंसर्ड स्क्रिप्ट, यानी जो वो उत्तर पुस्तिका है उसको उसका निरीक्षण करने का अधिकार है। एंड डिनायल देयरऑफ वुड बी वायलेटेड द राइट सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 19(1), और ऐसा इसको अगर इनकार कर दिया जाता है तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जो अधिकार है रीड विद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसका उल्लंघन है। तो अगर कोई एग्जामिनी अपनी परीक्षा उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है कि उसमें किस क्वेश्चन में उसको कितने नंबर मिले, तो ये सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये 19(1)(a) के अंतर्गत एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, और इसको किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से however it has been laid down by court that in the absence of any provision for re-evaluation of answer books in the relevant rules, no candidate could have to got any right whatsoever to claim for re-evaluation of marks। यानी अगर वो रिवेल पे कराता है तो रिवेल में ये दावा तो नहीं कर सकता कि उसे इतने मार्क्स मिलने चाहिए। ये उसी पिछले जजमेंट के कंटिन्यूंसी में इसको पढ़ा जाना चाहिए कि आपको अपनी जची हुई उत्तर पुस्तिका को निरीक्षण करने का तो अधिकार है, लेकिन अगर आपने रिवेल कराया तो रिवेल में आप ये नहीं कर सकते कि आपको इतना नंबर मिलना ही चाहिए, इसका अधिकार नहीं है। ये एक HPP हरियाणा का केस है, ये HPPSC वर्सेस मुकेश ठाकुर EIR 2010 में ये डिसाइड किया गया था। इसी तरह से राइट ऑफ सिटीजन्स वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट एट इलेक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था। इसके बाद पूरी इलेक्शन का जो रूपरेखा है वही बदल गया। आर्टिकल 19(1)(a) हैज बीन हेल्ड टू इंक्लूड द वोटर्स स्पीच और एक्सप्रेशंस इन केस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। इट हैज बीन सेड दैट वोटर्स स्पीक्स आउट और एक्सप्रेस बाय कास्टिंग वोट। जो वोटर्स हैं वो अपना वोट देते हैं कैंडिडेट्स को देखकर, तो कैंडिडेट्स के बारे में जानना उनका एक मूल अधिकार है जो कि 19(1)(a) के अंतर्गत सुरक्षित है। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में डिसाइड किया था। और जो लोग उस वक्त अवेयर नहीं होंगे उनको मैं यहाँ थोड़ा बता दूं कि 2002 से पहले जो कैंडिडेट्स खड़ा होते थे उन कैंडिडेट्स के बारे में जनता को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, उनके इकोनॉमिक फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। तो एक जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से एक PIL फाइल किया गया और इस PIL पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि जो भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव के साथ ही साथ एक फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा उसमें कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसमें उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, उनकी जो संपत्ति है वो कितनी है, और इसके बाद से कंटिन्यू ये भरा जाने लगा। और आज की तारीख में हमें ये पता होता है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, उनकी संपत्ति क्या है, वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अखबारों में आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर में, एक इससे आगे बढ़कर एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ अगर कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये उन्होंने एक तरह से लायबिलिटी इम्पोज की है कि इलेक्शन कमीशन को उनके सारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं
उनको पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना जरूरी होगा। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई कैंडिडेट को वो चुनाव में टिकट दे रही है जिसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या कोई केसेस पेंडिंग है, तो उसको जितने भी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स हैं, यानी राइट टू जानने के, जनता को जानने के जो भी माध्यम है, उन सभी माध्यम पर उनको डिटेल रिपोर्ट देनी होगी कि किस कैंडिडेट को चुनाव दिया, टिकट दिया है, उसके खिलाफ कौन कौन से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने टिकट दिया है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर यह लायबिलिटी भी इम्पोज की है कि इसका कंप्लायंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और साथ में यह भी कहा है कि अगर इसका कंप्लायंस सही ढंग से नहीं किया जाता तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इतना हार्ड जजमेंट मेरे ख्याल से पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। अभी इसकी जर्नल में रिपोर्टिंग हुई नहीं है, इसलिए AIR का साइटेशन बताने में मैं असमर्थ हूँ। ये न्यूज़पेपर में आया था और टेलीविजन मीडिया पे भी आया था। विद इन अ वीक का ये मैसेज है और मैंने इसको फेसबुक या यूट्यूब पे देखा था। एक 2003 का इसी के कंटिन्यूएंसी में केस है, जो पीयूष सिंह ने उसी के बाद में फाइल किया था कि एक्सप्लेनिंग दैट democratic governance is a constitutional participative operation and that a successful democracy possessed an aware citizen. The apex court ruled that voters' right to know antecedents including criminal past of his candidate contesting election for MP or MLA was fundamental basic for survival of democracy. तो जो पिछला केस था ADR का, उसी के परसुएंस में ये जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उसको एलोबरेट किया कि चूंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से बनता है, यानी जनता के जो है वो इन्वॉल्वमेंट से बनता है, इसलिए जनता किस कैंडिडेट को चुन रही है उस कैंडिडेट के बारे में सब कुछ जानना उसका एक फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट 19(1)(a) के अंतर्गत पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसके बाद इसको, इन दोनों जजमेंट को चुनाव सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है और उसके बाद इंडियन इलेक्शन जो है वो काफी उसमें सुधार किया गया। एक राइट टू रिप्लाई का भी राइट निकल के आता है जो कि LIC वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डी शाह के केस में डिसाइड किया 1993 का जजमेंट है ये। द कोर्ट हेल्ड दैट the right to reply, that is the right to get published one's reply in the same news media in which something was published against or in relation to a citizen was a part of the freedom of speech and expression guaranteed under article 19(1)(a। यानी अगर किसी व्यक्ति के बारे में किसी संस्था के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से कुछ पब्लिश किया जाता है तो उसके रिप्लाई में अगर उसे कुछ कहना है तो उसको पब्लिश कराने का भी उसका अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक अखबार ये कहे कि आपके खिलाफ कोई मैटर है उसको तो छाप दिया, लेकिन उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो या आप कुछ छपवाना चाहते हो तो वो मना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी एक राइट टू रिप्लाई के रूप में माना गया कि अगर आपके खिलाफ कुछ छपा है तो उसके अगेंस्ट जो कुछ भी कहना है उसको कह के भी आप उसको छपवा सकते हो, ये एक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये बहुत पुराना केस है विजय मेमोरियल का, इसको नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। द कोर्ट हेल्ड दैट नो पर्सन कुड बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम इफ ही हैज जेन्युइन कंसिस्टेंस ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन हिज रिलीजियस बिलीफ। हालांकि इस जजमेंट की बहुत आलोचना की गई थी। ये केरला का जजमेंट था, विजय मेमोरियल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें एक जो मिशनरी स्कूल था उसमें एक लड़का ऐसा था जो कि नेशनल एंथम नहीं गा रहा था और उसने कहा कि ये हमारे जो धार्मिक बिलीफ है उसके अगेंस्ट है। हालांकि वो नेशनल एंथम में चुपचाप उसको ऑनर करते हुए खड़ा था, उसने बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन वो जैसे सब खड़े थे सर झुकाकर और नीचे हाथ बांधकर वैसे वो खड़ा था। तो इसमें जो स्कूल है उसकी तरफ से उसका एक्शन लिया गया था। बाद में जो हाई कोर्ट है उसने उस एक्शन को रेटिफाई किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि
उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इंक्लूड है। तो अगर कोई व्यक्ति के ऊपर बोलने की बाध्यता नहीं है, उसको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने की बाध्यता नहीं है, तो अगर वो नहीं बोलना चाहता है नेशनल एंथम, तो वो चुप भी रह सकता है। हालांकि बाद में कुछ नेशनल एक्टिविस्ट के माध्यम के द्वारा इस जजमेंट की बहुत आलोचना भी की गई थी कि ये राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको ये वायलेट करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसको गाना सभी भारतीयों का फंडामेंटल ड्यूटी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो इस तरह से कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के जो आर्टिकल 19(1) है उसके स्कोप को काफ़ी वाइडर किया गया है। एक राइट टू चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है इसमें, कि आप किस माध्यम में आप पढ़ाई करें, यह आपका अपना एक अधिकार है। यानी कोई भी स्कूल आपके ऊपर पढ़ाई करने का माध्यम थोप नहीं सकती। हाँ, अगर कोई विशेष माध्यम में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो इंग्लिश मीडियम में ही उसकी कक्षाएं चलती है, तो आपके ऊपर ये जरूर ऑप्शन है कि आप जो है उस कक्षा में पढ़ें या न पढ़ें, उस स्कूल में पढ़ें या न पढ़ें। लेकिन कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती आपके ऊपर विशेष किसी मीडियम में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा भी कुछ और भी जजमेंट्स है, तो इसको अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे। आज इतने के लिए पर्याप्त है। ओके, थैंक यू। क्योंकि इस सारे केसेस को पढ़ना और समझना भी अपने आप में एक हेक्टिक जॉब है, तो ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बुक हो तो उससे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।